फिजियोथेरेपी कैसे रोल प्ले करता है कोविड में और पोस्ट कोविड में भी। सो कोविड में और पोस्ट कोविड में आप क्या-क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कैसे करने चाहिए, कितनी करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अ, बहुत लोगों को कोविड के बारे में डिटेल्स पता है, तो मैं बहुत सारी डिटेल्स के बारे में बात नहीं करूँगी। पर जैसे कि सिम्पटम्स बहुत अलग-अलग होते हैं। कुछ लोग सिम्पटम्स कम होने की वजह से घर पे ही आइसोलेशन में रहते हैं। जहाँ की कुछ लोगों को सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना, इवन आईसीयू में वेंटिलेटर्स पे रखना और उसके बाद उनको न्यूमोनिया वगैरह जैसे चांसेस तकलीफ होती रहती है। तो एक्सरसाइजेस सबके लिए सेम नहीं हो सकते, ये सबको पहले समझना चाहिए। तो एक्सरसाइज कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हर एक के लिए अलग होता है। तो हम पहले देखेंगे कि एक्सरसाइज कितना करना चाहिए, उसके लिए टेस्ट क्या कर सकते हैं हम घर पे रह के। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर आप गए तो हॉस्पिटल में बहुत सारे प्रकार के टेस्ट करके वो आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका कैपेसिटी कितना है, कैसे करना चाहिए। पर आप घर में क्या-क्या कर सकते हो आपको खुद को चेक करने के लिए, तो उसमें पहला है 6 मिनट वॉक टेस्ट, जिसके बारे में बहुत सारे पेपर्स अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी वायरल किए हुए हैं ऑनलाइन, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। पर उसके लिए कैसे प्रोसीजर करना है, तो आपको जनरली 30 मीटर का डिस्टेंस काउंट करके लेना होता है, जिसके अराउंड आपको वॉकिंग करना होता है 6 मिनट के लिए। पर जब घर में हम हैं तो और इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं होता है, तो आप मार्क करके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस काउंट कर लो और उसके अराउंड 2 क्यूब्स रख के, जो ये वीडियो में दिख रहे स्टार्ट पॉइंट और टर्न पॉइंट पे, वैसे कुछ 2 चीज़ें रख के उसके अराउंड आपको राउंड्स लगाने होते हैं और कंटीन्यूअस वॉकिंग करना होता है, आपके स्पीड से। ओके? तो अगर आपको बीच में थकान लगे या कुछ लगे कि आप पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, धक-धक बहुत ज़्यादा धड़-धड़ बढ़ रहा है छाती का, तो वो सब कुछ लगने के बाद आप बीच में रुक सकते हैं। पर आप रुके तो भी टाइमर को रुकवाना नहीं है, ओके? और एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स विदाउट स्टॉपिंग द टाइमर आप कितने भी ब्रेक लो, उसके बाद 6 मिनट्स में आपका कितना डिस्टेंस वॉक करके हुआ है, वो कैलकुलेट करो। और फिर रेगुलर एक्सरसाइज करने के बाद आप में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वो आप खुद मेजर करके आपके पास उसका डेटा रख सकते हैं। इसके सिवाय दूसरा टेस्ट है स्क्वायर ब्रीदिंग, बॉक्सर ब्रीथ, और ये एक एक्सरसाइज करके भी हम यूज कर सकते हैं। सो इसमें 1 2 3 4 जो हर एक साइड पे लिखा है, वो रिप्रेजेंट करता है ड्यूरेशन, दैट इज सेकंड्स, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड 4 सेकंड। तो जितना आप पहले इसका स्टेप्स कैसा है, तो पहले आपको सांस नाक से अंदर खींचना है, फिर आपको सांस पकड़ के रखना है, फिर 4 सेकंड के लिए आपको सांस मुंह से बाहर छोड़ना है, ये हिसाब से। उसके लिए कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, पर वो नहीं करना है। हमें सिर्फ जैसे गरम चाय पे फूँक मारने के टाइम हम जैसे फूँक मारते हैं, वही वैसे ही टाइप से सिर्फ ब्रीथ आउट करना है और फिर वापस 4 सेकंड के लिए सांस पकड़ के रखनी है। ऐसे हमें करते रहना है। तो अगर आपका तकलीफ अभी आपके लंग्स का अफेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो आप 4 सेकंड तक सांस अंदर लेना, सांस पकड़ना नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ 1, 2 इतना काउंटिंग शुरू करके ये बॉक्स ब्रीथिंग करते रहना है। यस। तो आप चारों साइड के लिए वो सिर्फ 2-2 सेकंड के लिए शुरू करना और फिर धीरे-धीरे आप एक्सरसाइज करने के बाद एवरी 15 डेज़ आप चेक करना कि अभी वो 2 सेकंड का कितना सेकंड्स बढ़ गया है। इवन यू कैन इंक्रीज इट टू 8 सेकंड्स आल्सो। ओके? तो स्लोली आपके ब्रीथिंग कैपेसिटी पे काम करके फिर आप इसमें इम्प्रूवमेंट फाइल कर डेटा देख के आपका इम्प्रूवमेंट चेक कर सकते हैं। अनदर वेरी इजी वे इज ब्रीथ होल्डिंग टेस्ट, दैट इज आपको सांस पकड़ के रखना है, तो आप कितना टाइम सांस पकड़ के रख सकते हैं वो आपको चेक करना है। बस सांस पकड़ के रखना मतलब कभी भी आप शुरू करो और सांस पकड़ो ऐसे नहीं है। तो जैसे इमेज में बताया, पहले आपको लंबा सांस एक लेना है, फिर लंबा सांस छोड़ देना है, ओके? फिर नॉर्मल सांस लेके थोड़ा-सा ब्रीथ आउट करके आपको सांस पकड़ के रखना है। और फिर जब आपको लगे कि अभी मैं सांस नहीं पकड़ सकता, इसको बोलते हैं एयर हंगर। तो जब आपको वो पॉइंट लगे, तो वो पॉइंट तक ही सांस पकड़ के रखना है, फिर फिर सांस अंदर लेके छोड़ के नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है।
तो वो जो अपने बीच में टाइम मेज़र करते हैं, हुँ, वो जो हुँ। टाइम है, वो आपको देखना है कि कितना सेकंड्स है। ओके, एकदम हेल्दी एक्टिव लोगों में जिनको अभी कुछ भी तकलीफ नहीं है, उनमें 60 सेकंड्स इज़ नॉर्मल, 60 सेकंड तक वो साँस पकड़ के रख सकते हैं। ओके। बट जिनको अफेक्शन है, उनको धीरे-धीरे वो ड्यूरेशन कम होता रहता है, हुँ, हुँ। डिपेंडिंग ऑन देयर अफेक्शन। तो आप इसमें देख सकते हो 1 से 10 सेकंड, 10 से 20 सेकंड, 20 से 40 सेकंड और 40 टू 60 सेकंड, ऐसे उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज़ दिया हुआ है। तो ओके। वो हिसाब से आप पहले देखो कि आप कितना सेकंड पकड़ सकते हैं, फिर हुँ, अगेन यू डू एक्सरसाइज, यू डू वर्कआउट एंड आफ्टर लाइक 15 डेज़, एवरी 15 डेज़ और एवरी 21 डेज़, 3 वीक्स के गैप में आप आपको रीटेस्ट करो कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और नोट डाउन करो। तो आपको समझेगा कि एक्सरसाइजेज़ का बेनिफिट आपको कितना हुआ है। कितना हो रहा है, सो दिस बराबर। इज़ अबाउट टेस्टिंग। टेस्ट हमेशा एक्सरसाइज करने से पहले करनी चाहिए ताकि आपको में जो इम्प्रूवमेंट आया वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। हमने देखा कि टेस्ट क्या-क्या करने हैं। सो ये टेस्ट्स होने के बाद अभी हम जाएँगे रिहैबिलिटेशन पर। मतलब एक्सरसाइज़ेज़ और बाकी क्या-क्या आता है। तो रिहैब में सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं आता, तो फिजियोथेरेपी छोड़ के डायटीशियन और एक्सरसाइज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट। अभी बहुत सारे लोगों को टेस्ट नहीं आ रहा है, वो सब प्रॉब्लम्स है, उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट और जो स्वेलिंग थेरेपिस्ट है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। तो वो सब पार्ट भी आता है। बट आज मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज़ेज़ के बारे में ही बताने वाली हूँ। तो एक्सरसाइज करने से पहले सबको याद रखना चाहिए कि कुछ केयर करना बहुत ज़रूरी है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि देयर शुड बी नो कंपैरिज़न, ओके? किसी के साथ भी कंपेयर मत करो। जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि कोई घर पे आइसोलेशन में है तो कोई आईसीयू में वेंटिलेटर पे है। हुँ, हुँ, तो हुँ। एक्सरसाइज करने के लिए देयर इज़ नो कंपैरिज़न कि आज आप ये इतना कर सकते हो तो मुझे भी उतना करना चाहिए या ये तो बस इतना ही करते हैं। ये दोनों साइड से कंपेयर नहीं करना है। जितना आपका कैपेसिटी है उतने अपने कैपेसिटी से एक्सरसाइज करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन मतलब आपको हमेशा एक्सरसाइज आपकी कैपेसिटी से शुरू करना चाहिए, जितना कैपेसिटी है उतना एक्सेप्ट करके शुरू करना चाहिए और फिर धीरे-धीरे आपकी एक्सरसाइज की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। इसलिए धीरे-धीरे करके एक्सरसाइज में आपको एक तो आप एक्सरसाइज नंबर ऑफ रिपिटेशंस बढ़ाओ या फिर हुँ, अगर आप डंबल्स वगैरह लेके एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसका वेट बढ़ाओ या हुँ, फिर आप हुँ, अगर अभी 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो धीरे-धीरे 20-25 करके 1 घंटे तक एक्सरसाइज का ड्यूरेशन बढ़ाओ। पर ऐसे धीरे-धीरे एक्सरसाइज बढ़ाओ, सडनली ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू मत करो। व्हेन टू डू एंड व्हेन टू अवॉइड, 2 पॉइंट्स, ओके? तो आप सुबह में एक्सरसाइज करो या शाम में एक्सरसाइज करो, दोनों भी टाइम अच्छे हैं, बट आपको एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा बेटर है। पर ओके। अभी जैसे हम देख रहे हैं, कोविड में पर्टिकुलरली हुँ, हुँ। डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो सुबह उठ के जब हम एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो उसकी वजह से शुगर एकदम से फॉल होके चक्कर आना, कुछ ये होना, अंधेरा आना आँखों के सामने, ये हो सकता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आपका डेली रूटीन में जो सुबह का आपका जो खाने का चीज़ है, नाश्ता रहेगा या जूस रहेगा, वो खा लो या पी लो। उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक लेके उसके बाद आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो चलेगा। कभी भी कुछ भी खाने के बाद हाफ एन आवर टू 1 आवर, अगर वो लाइट आप कुछ खा रहे हैं, तो हाफ एन आवर टू 1 आवर का एक ब्रेक होना चाहिए। अगर आपने हेवी मील्स लिया है, लंच हुआ है, तो उसके बाद आप 2 घंटे तक एक्सरसाइज नहीं करना है। बाकी आप एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हैं। ओके। ओके? क्लोथिंग एंड एटमॉस्फियर, तो क्लोथिंग और एटमॉस्फियर का मतलब है कि आपको क्या कपड़े पहनने चाहिए। तो लूज़, कंफर्टेबल कॉटन के कपड़े पहनेंगे या होजियरी कपड़े पहनेंगे तो इट्स बेटर। एटमॉस्फियर शुड बी वेल वेंटिलेटेड, ओके? वेंटिलेशन होना चाहिए क्योंकि पसीना आना, बाद में थोड़ा पल्पिटेशंस होना, साँस फूलना, ये कॉमन चीज़ें हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तो इसलिए अगर हवा अच्छी वहाँ पे अच्छी रहेगी, तो ये प्रॉब्लम्स कम होगी। ओके, या फिर हो गई नहीं। वेल एरेटेड, वेंटिलेटेड एंड लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे जीरियाट्रिक लोग मतलब बूढ़े लोगों को भी अभी तकलीफ हो रही है। तो जो वो लोग हैं उनके लिए बैलेंस जाना बहुत कॉमन हो सकता है उनके लिए। तो अगर प्रॉपर लाइटिंग है, प्रॉपर सपोर्ट है, कुछ पकड़ने के लिए चेयर बोलो या फिर टेबल बोलो, वो पकड़ के अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो इट्स बेटर। ओके। व्हेन टू स्टॉप,
एंड व्हेन टू स्टॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हुँ, अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हो फिर भी आप अगर एक्सरसाइज करते रहे, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते रहे, तो उससे आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या कुछ तकलीफ हो सकती है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब एक्सरसाइज रुकवाना है। मतलब हुँ, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप आपका रेगुलर रूटीन एक्सरसाइज कर लो। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है या ब्रेथलेसनेस हो रहा है जो हमेशा से ज़्यादा है, पाल्पिटेशंस हो रहे हैं या फिर टिंगलिंग हो रहा है, जैसे वो मूंगी आना बोलते हैं वैसे कुछ हो रहा है या चक्कर आ रहा है, आँखों के सामने अंधेरा हो रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है, पैर में क्रैम्प्स आ रहे हैं, इसमें से कोई भी सडन ऑनसेट है सिम्पटम का, तो आपको इमीडिएटली एक्सरसाइज रुकवाना है। 5 टू 10 मिनट्स आपको काम डाउन करना है, पानी पी लो, चक्कर वगैरह आ रहा है तो थोड़ा-सा शुगर वाटर लेने की कोशिश करो। पर 5 टू 10 मिनट्स में भी आपके सिम्पटम्स अगर कम नहीं आ रहे, तो हुँ। इट्स बेटर टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर और योर फिजियोथेरेपिस्ट एंड डिस्कस विद देम फॉर आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइजेस। ओके, सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बहुत सारे वीडियोस आए हैं और बहुत सारी चीजें बताई गई है एंड इट्स ऑल गुड, बट स्टिल एक फिजियोथेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे कुछ फोकस करना चाहूंगी। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के टाइम पे नाक से सांस अंदर सब लेते हैं, पर कुछ लोग जो प्राणायाम योगा प्रैक्टिस करते हैं वो नाक से ही सांस छोड़ते हैं, बट बीइंग थेरेपिस्ट हम मुंह से सांस छोड़ने को बोलते हैं। जैसे कि हमने पहले भी मैंने बताया आपको, ऐसे जैसे चाय पे फूक मारते हैं वैसे टाइप से आपको फूक मार के सांस छोड़नी है। क्यों? तो इसका भी रीजन है क्योंकि आप जब ऐसे टाइप से ब्रीदिंग आउट करते हैं तो आपके जो एकदम अल्वेओलाई जो एकदम एंड में रहता है आपके ब्रीदिंग पाइप के, तो जहाँ पे एयर और ब्लड एयर अपने ब्लड में मिक्स होता है, तो वो साइड पे जो सिक्रीशंस है, अगर कफ है तो वो साइड से कफ बाहर आने के लिए ये ब्रीदिंग आउट टेक्निक से मदद होती है। इसलिए हम एक्सरसाइज करने के टाइम पे पर्टिकुलरली ब्रीथ आउट थ्रू माउथ कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे ब्रीदिंग टाइप्स हैं जिसमें एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पर्सली ब्रीदिंग, जो मैंने अभी बोला कि ब्रीथ इन थ्रू नोज एंड आउट थ्रू माउथ। देन है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा पेट ऊपर और नीचे हो रहा है। तो अभी टू रिमेम्बर कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में मूवमेंट्स कैसे होने चाहिए, आपका चेस्ट और टमी को एक बलून कंसीडर करो। अगर वो एक गुब्बारा है, आप सांस अंदर ले रहे हैं मतलब गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, तो क्या होगा, गुब्बारा फूल जाएगा। whereas आप सांस छोड़ रहे हैं तो गुब्बारे से हवा निकाल रहे हैं, तो गुब्बारा सिंक होने वाला है, उसका साइज छोटा होने वाला है। सेम वे जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपकी छाती या पेट आप जहाँ पे भी फोकस कर रहे हैं वो पार्ट फूलना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो वो पार्ट अंदर की तरफ जाना चाहिए, बॉडी के अंदर की तरफ। जैसे आपने पर्सली ब्रीथ में देखा कि चेस्ट अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा था, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में टमी ऊपर का पार्ट टमी का अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा था। So we'll proceed to next exercise which is called as segmental breathing. Segmental breathing में क्या होता है, हम लंग्स को अपने फेफड़ों को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तीन पार्ट में डिवाइड मतलब एक्सरसाइज करने के लिए। ओके, सो उसको हम अपर, मिडिल और लोअर, दैट इज ऊपर का बीच वाला और लोअर नीचे वाला, ऐसे तीन पार्ट में उसका एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। जैसे पहले इमेज में आप देख सकते हैं ऊपर के पार्ट का एक्सरसाइज, ऊपर के लंग्स का एक्सरसाइज करने के लिए या फिर वहां हवा भरने के लिए आपको दोनों हाथ क्रॉस करके आपके कंधे पे रखने होते हैं। जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपके हाथ की ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी और छोड़ने के टाइम नीचे की तरफ होगी। सेकंड है जो मिडल वाला, तो मिडल में आपकी सामने वाले छाती की तरफ ऊपर की तरफ हाथ रखना है, और जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपका छाती बाहर की तरफ खुलेगा और छोड़ने के टाइम अंदर की तरफ जाएगा। थर्ड है लोअर, दैट इज नीचे वाला, तो हाथ आपको किधर रखना है, जहाँ पे अपने रिब्स खत्म होते हैं वहां पे आपको हाथ रखना है, और आपकी मूवमेंट्स साइड की तरफ होने वाली है, दोनों साइड की तरफ होने वाली है। जैसे कि सांस अंदर लेने के टाइम बाहर की तरफ और सांस छोड़ने के टाइम अंदर की तरफ। तो अभी ये ऐसे क्यों, मतलब हम जैसे पता है एक्स वाई जेड, देयर आर थ्री एक्सिस राइट, एक्स वाई एंड जेड। सो अपने बॉडी की मूवमेंट्स होने के लिए भी तीनों एक्सिस में डायरेक्शंस में वो मूवमेंट होती है। तो जब पहले मूवमेंट हो रही है तो अपना ऊपर नीचे की तरफ हो रही है,
जो दूसरी मूवमेंट हमने देखी मिडल लोब की वो आगे और पीछे की तरफ हो रही है, whereas जो हमने तीसरी मूवमेंट देखी लोअर लोब की वो साइड्स की तरफ ज्यादा होती है और ऐसे ही अपने लंग्स की मूवमेंट होती है। तो इसलिए पर्टिकुलर फोकस करके वैसा ब्रीदिंग का हर एक सेगमेंट का एक्सरसाइज करना जरूरी है। फिर है थोरेसिक एक्सपेंशन या फिर ब्रीदिंग विद मूवमेंट। सो आप पर्टिकुलरली मूवमेंट करने के टाइम भी ब्रीद इन एंड आउट किए तो आपके जो ब्रीदिंग में हेल्प करने वाले मसल्स है जैसे कि आपके गर्दन के मसल, आपके शोल्डर के मसल्स, वो मसल्स को भी ब्रीदिंग में ज्यादा एक्टिवेट करके हम अपना ब्रीदिंग कैपेसिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए कौन से मूवमेंट कर सकते हैं? तो आइदर हम शोल्डर्स अप एंड डाउन कर सकते हैं फ्रॉम फ्रंट। अगर हम ऊपर कर रहे हैं तब ब्रीद इन, नीचे करने के टाइम ब्रीद आउट। साइड से हाथ ऊपर करने हैं तब ब्रीद इन, नीचे करने के टाइम ब्रीद आउट। ये हुए दो शोल्डर के मूवमेंट। उसके बाद आता है गर्दन का कुछ मूवमेंट, दैट इज गर्दन ऊपर और नीचे करेंगे। गर्दन ऊपर करने के टाइम पे आपको सांस अंदर लेनी है और नीचे करने के टाइम पे फूंक मार के छोड़ना है। और हम बेंडिंग भी कर सकते हैं, तो बेंड करने के टाइम पे हम सांस अंदर लेनी है और ऊपर आने के टाइम सांस छोड़नी है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स बताया मैंने, ऐसे ही बहुत सारे हैं जैसे कि शोल्डर गर्डल का है ऊपर नीचे करना, उसको पीछे खींचना, साइड में बॉडी को ट्विस्ट करना, ऐसे बहुत सारे हैं मूवमेंट्स जिसके साथ आप ब्रीदिंग को कोऑर्डिनेट करके ब्रीद इन एंड आउट कर सकते हैं, जिसका आपको ब्रीदिंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी इंप्रूव करने में मदद होगी। ये नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइजेस है जो सब लोग शुरू कर सकते हैं, जो बाईपैप पे है या बाईपैप नहीं पर जो कोई अभी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर से बाहर आया है और ऑक्सीजन पे है, तो ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ भी ये बेसिक एक्सरसाइजेस शुरू की जा सकती है। फिर इसको इम्प्रूव कैसे करना है? तो इसके लिए है पहले तो हम वेट्स रख के कर सकते हैं या वेट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो अपने हाथ से हम जोर लगा के कर सकते हैं। डायफ्राम, जो हमने डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखा, तो डायफ्राम का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप ठीक से डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो डायफ्राम का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो आप सिर्फ हाथ का मूवमेंट फील कर रहे हैं ऊपर और नीचे, उसकी जगह हाथ से आपके पेट को नीचे दबाओ और सांस लेने के टाइम पे आपके पेट को फूलने के लिए उसको जोर लगाने दो। ओके, जैसे कि अभी आप पहले इमेज में देख सकते हैं, मैं हाथ से पेट को अंदर दबा रही हूँ और सांस लेने के टाइम पे पेट को फुलाने की फिर भी कोशिश कर रही हूँ। उसके लिए मेरे मसल्स को ताकत आने के लिए मदद होती है और उसके लिए उनको जोर लगाना पड़ता है जिससे ताकत बढ़ेगी। सेम वे चेस्ट का करने मूवमेंट, साइड में जो मूवमेंट करते हैं वो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आप टॉवेल का, घर में टॉवेल का, बेल्ट्स का किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास योगा स्ट्रैप्स, योगा बेल्ट्स है तो बेटर, नहीं है तो दुपट्टा लीजिए, टॉवेल लीजिए, चेस्ट के अराउंड टाई करके उसके दोनों कॉर्नर आपके ऑपोजिट हाथों में पकड़ लीजिए और सांस ले टाइटली पकड़िए, पर सांस लेने के टाइम पे फिर भी आपका चेस्ट साइड में ग्लो होना चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे टॉवेल टाइट पकड़ा है और फिर भी मैं सांस लेने के टाइम पे टॉवेल थोड़ा सा साइड में जा रहा है ताकि चेस्ट का मूवमेंट हो जाए। द इजीएस्ट और सबको पसंद है वो वाला बलून ब्लोइंग एक्सरसाइज, ये भी आपकी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। ओके, उसके बाद आता है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, जो हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स को दिया जाता है। तो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का कैसे करना चाहिए? तो ये जो स्पायरोमेट्री है उसमें 3 बॉल्स है, वो आपकी कैपेसिटी बताता है। पहले 600, 900 एंड 1200 सीसी, ये अपनी लंग्स की कैपेसिटी बताता है। तो जब ये हम करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, कहीं पे भी पकड़ते हैं, सिर्फ होंठ ऊपर लगाते हैं, माउथ पीस के ऊपर लगा के सांस अंदर खींचने की कोशिश करते हैं और करके सांस खींचते हैं जैसे कि, तो ये गलत वे है। आपको क्या करना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है? तो ये जो 3 बलून्स वाला मशीन है वो आपको आपके चेस्ट के लेवल पे पकड़ना है। फिर ये जो माउथ पीस है, वो माउथ पीस आधा आपके मुंह के अंदर रखना है और फिर मुंह के अंदर पकड़ के आप जैसे स्ट्रॉ से पानी खींचते हैं वैसे अंदर की तरफ सांस खींचने की कोशिश करनी है। फिर आप जितना ज्यादा अंदर खींचोगे उतना वो बॉल्स ऊपर आने लगेंगे। जब पहला बॉल ऊपर आके रुकेगा और फिर भी आप सांस खींचते रहे तो दूसरा बॉल ऊपर मूव होगा। ऊपर पहुंचने के बाद अभी आप सांस खींचते रहे तो तीसरा बॉल ऊपर आएगा। जैसे कि अभी आपको दिखाने के लिए मैंने ये थोड़ा ऊपर पकड़ा है, सांस पूरा छोड़िए, मुंह में पकड़िए और फिर
इस तरीके से आपको धीरे से उसको अंदर खींचना है और फिर धीरे से मुँह से छोड़ना है। ओके, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इसको उल्टा पकड़ के इसमें सांस छोड़ने के लिए भी बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उससे आपका अगर फेफड़े में कुछ बलगम है, तो वो जल्दी बाहर निकलने के लिए मदद होता है। ये तो हुआ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में जनरल, बट आपको सच में लगता है कि बच्चे ये सब एक्सरसाइजेस करेंगे अगर आप उनको ऐसे टाइप से करने बोलोगे तो? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों को जो भी एक्सरसाइज है, जो भी एक्टिविटीज है, वो सब उनको कुछ गेम्स के थ्रू देना चाहिए। तो उनके लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिर्फ मैंने यहाँ पे बताए हैं जो आप गेम्स के मीडियम में उनको दे सकते हैं। जैसे कि पानी में ये सब एक्सरसाइजेस छोड़ के और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस आप दे सकते हैं। पर मैंने ये सब एक्सरसाइजेस बताया है जो आपके घर में रेडीली अवेलेबल होता है, जिसके लिए आपको अलग से कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है और आप बच्चों से करवा के ले सकते हैं। तो उसके लिए आप कर सकते हैं बहुत कुछ, जैसे कि पानी में सोप वाटर में बलून्स ब्लो करना, वही बलून्स को हवा में उड़ाना, कैंडल जला के रखना और फूक मारते रहना, पर कंटिन्यूअस स्लो फूक मारना है ताकि कैंडल बुझ ना जाए। ओके, फिर धीरे धीरे हम वो कैंडल का डिस्टेंस अपने मुंह से थोड़ा, बच्चों के मुंह से थोड़ा दूर कर सकते हैं उनकी ताकत बढ़ाने के लिए। फिर आप जो पहले हमने देखा बलून ब्लो करना, बच्चों को बता सकते हैं बलून ब्लो करने के लिए। फिर उनके मुंह के सामने एक पेपर पकड़ना है और उनको उस पे ब्लो करने बोलना है, पर स्लो एंड लॉन्ग एक्सहेलेशन। उसके लिए हमें क्या बोलना है उनको कि आप पेपर उसी डायरेक्शन में उड़ता रहना चाहिए, कंटिन्यूस ऊपर रहना चाहिए, तो वो हिसाब से वो ब्लो करेंगे। फिर पेपर के छोटे-छोटे टुकड़े करके देना उनको, या फिर थर्माकोल बॉल्स देना उनको अगर आपके घर में है, या फिर कोई भी लाइट वेट कॉटन के छोटे-छोटे पीसेस करके उनके सामने रखना और उनको उस पे ब्लो करने बोलना। जैसे अभी यहाँ पे मैं पेपर उड़ा रही हूँ, वैसे उनको उस पे ब्लो करने बोलना और बाद में जैसे ताकत उनकी बढ़ानी है, वैसे ये डिस्टेंस थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते जाना उनके मुँह से और उनको ब्लो करने बोलना। इस सब से उनकी ब्रीथिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होने के लिए मदद होगी और जनरली बच्चे ये चीज़ें करना एन्जॉय करते हैं, तो वो बोर भी नहीं होंगे और रेगुलर एक्सरसाइज भी करेंगे। और व्हाई आई एम पॉइंटिंग पार्टिकुलरली दिस फॉर किड्स, क्योंकि ये जो सेकंड स्ट्रेन है वो बच्चों में बहुत ज्यादा दिख रहा है, बच्चों में और यंग एडल्ट्स में। तो इसलिए बच्चों से एक्सरसाइजेस करवाने के लिए मैं ये पॉइंट ज्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ इसमें। फिर जैसे मैंने पहले बोला ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से लंग कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी, पर मैंने बताया था कि फूंक मार के हम जो फेफड़े में अगर बलगम है तो वो निकालने के लिए मदद करेंगे। तो उससे उसके लिए और सॉल्यूशंस क्या है? तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से पहले 1 ग्लास गर्म पानी पीजिए या फिर अच्छे से स्टीम लीजिए 5 मिनट के लिए, और अगर आपके घर पे नेबुलाइज़र अवेलेबल है तो बेस्ट, आप घ नेबुलाइज़ेशन ले लीजिए। उसके बाद आप कोई भी एक पोजीशन में लेट जाइए, जैसे कि आप राइट साइड पे लेटो, फिर आप 5 मिनट लेफ्ट साइड पे लेटो, फिर आप पिलोज़ का सपोर्ट लेके सर नीचे और पैर ऊपर ऐसे सोना है। फिर आप वो सीधा लेटो, एक साइड पे लेटो, आपके पेट पे लेटो, कोई भी पोजीशन में लेटो, पर सर नीचे और पैर ऊपर, ऐसे उल्टा सोना है। तो उसके लिए पिलोज़ अरेंज करके आप उसके ऊपर सो जाना। ये सब 5-5 मिनट ये पोज़ीशंस में रह के ऐसे लंबा फूँक मारते रहना, इससे आपके अगर चेस्ट में कुछ बलगम है, तो वो जल्दी बाहर आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। हम जब हॉस्पिटल में आप आते हो तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि परकशन करके वगैरह निकालते हैं, जिसके वीडियोज़ आपने देखे होंगे, पर उसका टेक्निक प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए मैं वो सब नहीं बता रही हूँ। वो मैं बट एडवाइस करूँगी कि आप खुद से घर पे प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि ठीक से नहीं किया तो वो आपको चेस्ट क्लियर करने से के जगह आपको और ज़्यादा चेस्ट पेन देगा, मसल्स को इंजरी होगा और आपको पेन देगा। इसलिए प्रॉपर थेरेपिस्ट से ही वो चीज़ें करवाना, अदरवाइज़ जस्ट पोज़ीशन मेंटेन करना। सो ये हुआ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं कि हम और क्या-क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्या और क्या-क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? तो जैसे कि आपकी कैपेसिटी कम हो गई, जैसे कि आपको पता है अभी कोई भी मूवमेंट करना है, तो उसके लिए आपका मसल काम करना चाहिए। मसल काम कैसे करेगा? जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा।
तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब क्या? उसको ब्लड में से कैल्शियम, पोटेशियम वो सब तो चाहिए और उसके साथ ऑक्सीजन भी चाहिए। कोविड में जैसे आपकी लंग की कैपेसिटी कम हुई है, ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी का है उसके ऊपर लोड आया है, तो आपको मसल्स को जो सप्लाई होने वाला ऑक्सीजन है वो क्वांटिटी कम हो चुकी होती है। तो जैसे कि वो क्वांटिटी कम हुई है, तो आपके मसल्स में पेन होना या थकान, मतलब माइल्जिया जो बोलते हैं, मसल पेन होना, थकान होना, जल्दी सांस फूलना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, तो हमें पहले अपने एंड्योरेंस पे ध्यान देना है, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, और जैसे कैपेसिटी बढ़ रही है वैसे ही फिर आपको स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देना है। तो जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे उससे आपका स्ट्रेंथ तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही, पर पहले कैपेसिटी पे ध्यान देके फिर स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना है। तो अभी ये एक्सरसाइजेस इजीली याद रखने के लिए या समझने के लिए मैंने उसको बॉडी हमें हमारे 3 पार्ट में डिवाइड किया है बॉडी को। ऐसे कोई भी बॉडी मतलब कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये मैं सिर्फ पर्टिकुलरली आपको समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करके बता रही हूँ। सो अपर बॉडी में हम इंक्लूड करेंगे नेक और शोल्डर, हैंड्स। लोअर बॉडी जिसमें हम दोनों पैर इंक्लूड करेंगे, पैर के एक्सरसाइज इंक्लूड करेंगे, और फिर ट्रंक के मतलब अपने पेट और पीठ के एक्सरसाइज इंक्लूड करेंगे। ये सारे ऑलमोस्ट सारे एक्सरसाइज आर सेफ टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग कोविड। जब आप एडमिट है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के भी है, तब भी आप आपकी कैपेसिटी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, गर्दन सीधा ऊपर और नीचे करने का, फिर गर्दन को सीधा रख के सिर्फ रोटेट करना है, जैसे हम नहीं बोलने के टाइम रोटेट करते हैं। फिर गर्दन को पहले एक साइड पे झुकाना है, फिर दूसरे साइड पे झुकाना है। General guideline is to do this exercise 10 times each exercise, हम्म। but again I'm mentioning, do it to your capacity. If you are in the hospital with the oxygen, स्टार्टिंग में आप सिर्फ 2 या 3 बार ही कर सकते हो, तो 2-3 बार ही करो एंड धीरे धीरे उसको बढ़ाओ 10 तक। पहले ही दिन 10 तक जाने की कोशिश मत करो। हम्म। ये है सिर्फ शोल्डर्स को ऊपर करना, फिर आपके शोल्डर्स को पीछे खींचना, फिर आप जैसे देख सकते हैं शोल्डर का रोटेशन करना, दैट यू हैव टू डू क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अभी मैं सारे एक्सरसाइजेस के बारे में वापस वही नहीं बताऊंगी, एक एक बार मेंशन कर देती हूँ कि सारे एक्सरसाइजेस 10 टाइम्स करने हैं, बट not compulsory, to fix it to your limit and then slowly go on increasing. Okay, देन आते हैं शोल्डर के एक्सरसाइज, जिसमें आते हैं आप हाथ सामने से ऊपर लेना और नीचे करना, हाथ साइड से ऊपर करना और नीचे करना, फिर आप बाइसेप्स कर्ल कर सकते हैं। ओके, फिर आप ट्राइसेप्स कर्ल कर सकते हैं। इसके बाद आप रिस्ट मूवमेंट कर सकते हैं, रिस्ट रोटेशंस करने हैं, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। फिर आप सिर्फ फिस्ट मुट्ठी बनाने का और छोड़ने का एक्सरसाइज भी करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स होते हैं, तो उनको एक्टिवेट करना जरूरी होता है। ओके। पहले आप स्टार्टिंग में ये एक्सरसाइज आप जितने बार कर सकते हैं वो शुरू करो, 10 to 15 टाइम्स आप ठीक से करने लगे, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, उसके बाद आप हाथ में डंबल्स लेके शुरू कर सकते हैं। अगर डंबल्स नहीं है तो हर एक को खरीदने की जरूरत नहीं, घर पे पानी का एक बॉटल लीजिए 1 लीटर का भर के और उसके साथ शुरू कर दीजिए, कि जितना आपसे होता है वैसे। फिर जैसे मैंने बोला लोअर बॉडी, तो अब हम दोनों पैर के एक्सरसाइज देखेंगे। तो पैर में सबसे पहले आता है हिप्स, तो हिप्स का रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम हिप का फ्लेक्शन करेंगे, दैट इज हिप्स, पैर सीधा ऊपर उठाएंगे सामने की तरफ, पीछे की तरफ और साइड से। अभी आपने जो तीनों मूवमेंट नीचे की देखी, अब उसमें पर्टिकुलरली देख सकते हैं कि बॉडी मेरी सीधी है। ओके, जनरली क्या होता है, जब आप पैर सीधे सामने की तरफ उठा रहे तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ बेंड होती है, पैर पीछे की तरफ उठा रहे तब बॉडी सामने की तरफ बेंड होती है, और जब साइड में उठा रहे तो ऑपोजिट साइड में बॉडी बेंड होती है। तो आपको ध्यान देना है अपने बॉडी पे, और मूवमेंट कम हो तो भी चलेगा बट प्रॉपरली करना है। उसके बाद हम नी का एक्सरसाइज करेंगे, नी को बेंड करना है और सीधा करना है। फिर हम एंकल का एक्सरसाइज करेंगे, एंकल को ऊपर और नीचे करेंगे, एंकल का रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर पैर पे किसी के भी
सूजन है, अभी जैसे कि बहुत सारे लोग ब्लड थिनर्स पे है, खून पतला होने की दवाई चालू है, तो वो लोगों में कुछ लोगों में पैर पे सूजन होना वगैरह बहुत कॉमन होता है। तो अगर पैर के सूजन है तो आई रिकमेंड दिस टू डू 500 टाइम्स इन अ डे। अगर आप हर घंटे में 2 मिनट निकाले अपने लिए तो 500 यू कैन इवन कंप्लीट 1000। ओके, क्योंकि 2 मिनट में आप ऑलमोस्ट 60 टू 70 टाइम्स ये एक्सरसाइज कर लेते हो, पैर ऊपर और नीचे करने का, ये जो मैंने बताया। तो अगर आप हर 1 घंटे में 2 या 3 मिनट की एक्सरसाइज करें तो आप अपने आप 500 बार ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हो। उससे आपके पैर की सूजन थोड़ी कम होने में ज़्यादा मदद होगी। उसके बाद आप टो स्टैंडिंग कर सकते हैं, सिर्फ पैर के फिंगर टोज पे खड़ा रहना और नीचे आना। अभी ये जो नेक्स्ट बता रही हूँ, हम सुपरवाइज्ड पेशेंट्स को ऑक्सीजन के साथ भी ये एक्सरसाइजेस करवाते हैं, बट इट्स बेटर टू बी सुपरवाइज्ड। ओके, तो इसमें हम मार्चिंग कर रहे हैं, आप मार्चिंग कर सकते हैं। अभी मार्चिंग करने के टाइम पे आप देख रहे हैं हिप, नी और एंकल तीनों भी 90-90 डिग्रीज पे। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन हाउ योर मार्चिंग शुड बी। सिर्फ पैर ग्राउंड से ऊपर उठा के रखना इज नॉट मार्चिंग। ओके, तो मार्चिंग करने के टाइम पे इस पे ध्यान दे के आपको थोड़ा मार्चिंग करना है। स्टार्टिंग में इतना नहीं हो सकता है जितना होता है, अगर 2 ही बार हो रहा है उतना ही करो, फिर धीरे धीरे अच्छे से इम्प्रूव करो। फिर हम ट्रंक का एक्सरसाइज देखेंगे। ट्रंक मतलब पेट और पीठ का एक्सरसाइज। तो अभी पीठ के एक्सरसाइज के लिए फॉरवर्ड बेंड। ओके, अभी एक चीज मैं इसमें बताना चाहती हूँ, एक चीज मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। नेक एक्सरसाइजेस जिनको वर्टाइगो का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, चक्कर आता है सडन मूवमेंट करने पे, उनको नेक एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं, गाइडेंस से ही करने हैं, डॉक्टर से या थेरेपिस्ट से बात करके फिर ही करने हैं। ओके, नेक्स्ट अभी ये एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। अभी आप देख रहे हैं मेरी पीठ को, पीठ एकदम स्ट्रेट है, पीठ में आपको ऐसे कर्व नहीं दिख रहा है, हम्पिंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्सरसाइजेस से मेरी पीठ के मसल्स को मैंने ताकत बढ़ाई है, जिसकी वजह से आई कैन मेंटेन द बैक स्ट्रेट। तो आई कैन बेंड फॉरवर्ड, बट हम्पिंग द बैक अगर आप बेंड फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपको बैक पेन बढ़ जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका बैक स्पाइन जो है वो स्ट्रेट है जब आप एक्सरसाइज बैक फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तब। ओके, और जिनको डिस्क प्रोलैप्स का प्रॉब्लम है वो लोगों ने ये एक्सरसाइज अवॉइड किया तो बेटर है। गाइडेंस लेके फिर डिसाइड करो। अगर आपके थेरेपिस्ट या डॉक्टर बोलते हैं कि यू कैन गो फॉरवर्ड, देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद दिस एक्सरसाइज। Then backward bend. Again, see to that my lower body is straight. I am not pushing my hips front. Okay. So backward bend. आपको नीचे की बॉडी स्ट्रेट रखनी है। फिर है साइड बेंड्स और फिर आता है साइड ट्विस्टिंग। ओके, ये सारे एक्सरसाइजेस होने के बाद आप ब्रीजिंग और कैट एंड कैमल एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस योगा में भी इंक्लूडेड है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जैसे आप देख सकते हैं अभी मेरा नीज टू शोल्डर एक लाइन में स्लैंटेड है, राइट? उस ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है। तो हमें याद रखना है कि वो एक लाइन में रहना चाहिए। वो पोजीशन पे जाके फिर धीरे धीरे आपको नीचे आना है। आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो ये पोजीशन में जाके आप 5 तक गिनिए और फिर नीचे आइए, तो बेटर है। फिर है कैट एंड कैमल। कैट एंड कैमल में आप मेरा स्पाइन का मूवमेंट देख सकते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मुझे फास्ट करना पड़ा है, बट दिस मूवमेंट हैज टू बी स्लो, स्मूथ, रिदमिक। ओके, सो आपका गर्दन जब ऊपर जा रहा है तो आपका पीठ का स्पाइन नीचे आना चाहिए, और जब आपका गर्दन नीचे आ रहा है तो पीठ ऊपर जानी चाहिए। इवन यू कैन कोऑर्डिनेट योर ब्रीदिंग विद दिस। ओके, so this is about yes, this is about the basic exercises that supervised I do for all my COVID patients right now also. Okay, but on even online supervision I do, and they do all these exercises in front of me. When you get strength, okay, इसमें से आपको ताकत आ रही है, आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, आपको लग रहा है में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब जो भी टेस्ट हमने पहले डिस्कस किए वो टेस्ट रीटेस्ट करके देखो, आपका इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको, तो आप प्रोग्रेशन कर सकते हैं एक्सरसाइजेस का। आइदर यही एक्सरसाइजेस को मॉडिफाई करके भी हम प्रोग्रेशन कर सकते हैं। हाथ में जैसे मैंने बताया डंबल्स लेके कर सकते हैं, पैर को कुछ वजन बांध के 1 किलो का वजन बांध के आप एक्सरसाइजेस करना शुरू कर सकते हैं।
वैसे ही और कुछ एक्सरसाइजेस इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें आता है भुजंगासन, जिसमें आता है एल्बो प्लैंक, फोरआर्म प्लैंक, साइड प्लैंक। उसके बाद आप ये पोजीशन पहले मेंटेन करना सीखो, जिसमें स्पाइन आप देख सकते हैं मेरा स्पाइन पूरा स्ट्रेट है, कहीं पे भी कर्व नहीं है उसको, ओके। फिर उसी में आप एक हाथ ऊपर कीजिए अ, और नीचे कीजिए। ये आप दोनों हाथों के लिए 10-10 बार करना शुरू कर सकते हैं। फिर सिर्फ एक पैर सीधा ऊपर कीजिए और नीचे कीजिए, और फिर दोनों आपको ये दोनों हाथ और पैर एक्सरसाइज करना ठीक से जमने लगा, उसके बाद एक पैर और उसके ऑपोजिट साइड का हाथ ऊपर कीजिए और नीचे कीजिए। ऐसे 10-10 बार आप दोनों साइड पे कर सकते हैं। पर ये एक्सरसाइजेस मैं अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू सुपरवाइज्ड है तो ही बेटर है। आप प्रॉपर टेक्निक सीखिए और फिर कीजिए। दिस इज वॉल स्क्वाट्स, आप वो भी कर सकते हैं। दिस इज वॉल पुशअप, आप ये भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम पुशअप्स ऐड कर सकते हैं, जो हम फुल फ्लोर पे पुशअप्स करते हैं। स्टेप अप एंड डाउन कर सकते हैं, जॉगिंग शुरू कर सकते हैं, स्किपिंग जो रहता है वो शुरू कर सकते हैं। बट दैट हैज टू बी विद गाइडेंस एंड अप टू योर कैपेसिटी, ओके। वन मोर थिंग टू ऐड टू ऑल द एक्सरसाइजेस, स्लो मूवमेंट्स होना चाहिए, कोई भी मूवमेंट जर्की नहीं होनी चाहिए, स्लो रिदमिक मूवमेंट होना चाहिए। इफ फॉर एग्जांपल इफ आई want to do for bicep, okay, if I'm doing this is not gonna help you. So what you're supposed to do is rhythmic contraction of your muscle, okay। जब आप जितना स्लो मूवमेंट करते हैं आपके मसल्स का कंट्रोल उतना ज्यादा इंप्रूव होता है और स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा आता है, इसलिए स्लो मूवमेंट होना चाहिए। तो ये हुआ एक्सरसाइजेस के बारे में। अभी एक्सरसाइज करने से या फिर कभी-कभी पहले ही ब्रेथलेसनेस होता है, सांस फूलती रहती है। तो सांस फूले तो आपको क्या करना है, तो आपको सांस फूलने लगी तो आपको ये पाँचों में से आप कोई भी पोज़ीशन पे जा सकते हैं। तो ये पोज़ीशंस है हाई साइड लाइन, फॉरवर्ड लीन सीटिंग विदाउट एनी सपोर्ट, देन फॉरवर्ड लीन स्टैंडिंग एंड स्टैंडिंग विद बैक सपोर्ट, ओके। तो ये पाँचों पोज़ीशन में आप गए तो आपको सांस और ये तरीके से सांस छोड़ते रहे तो आपको जो फूला हुआ सांस है वो कम होने में बहुत ज्यादा मदद होती है। तो हाई साइड लेग में आप एक साइड एक करवट पे 4 या 5 पिलोज का सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर होके लेट जाइए। फॉरवर्ड लीन सीटिंग में जो भी आपके सामने टेबल है उसके ऊपर पिलोज रख के चेयर पे बैठ के लेटिए, या फिर अगर पिलोज नहीं है तो अपने दोनों हाथ रखिए और उसके ऊपर आपके सर को रखिए। फॉरवर्ड लीन सीटिंग में सिर्फ चेयर है, बाकी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो चेयर पे बैठ के अपने हाथ आपके लैप पे रख के बैठिए और करते रहिए। अभी ये फोटो में चेयर दिखाया है, पर सपोज चेयर है तो यू कैन सिट ऑन द चेयर, पर चेयर नहीं है तो टेबल है, वॉल है, इवन आपके सामने विंडो है तो विंडो के साइड्स पे हाथ रख के, बेड पे हाथ रख के आप खड़े रहिए रिलैक्स होके, थोड़ा सा आगे बेंड होके, तो आपको इजी हो जाएगा ब्रीदिंग करना। और कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो पीठ आपके वॉल बाजू वाले वॉल पे टिका के खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आगे झुक जाइए और सांस लीजिए। आपको उससे सांस फूली हुई सांस कम होने में रिलीफ मिलेगा, अच्छा लगेगा। उसके बाद एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, दैट इज प्रोनल वेंटिलेशन, जो भी बहुत लोगों को पता है कि पेट पे लेटना चाहिए ताकि ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है, ताकि ब्रेथलेसनेस कम होता है। यस, होता है, पर उसका रीजन क्या है? तो जब हम सीधा लेटते हैं, जब आप पहले इमेज में देख सकते हैं, हम सीधा लेटते हैं तो अपना हार्ट ऊपर की तरफ है और लंग्स, ज्यादा पार्ट जो लंग का है वो नीचे की तरफ है, ओके। लीवर का प्रेशर देख सकते हैं, नीचे की तरफ आ रहा है जहाँ पे लंग है, ओके। तो इसके वजह से क्या होता है, नीचे की साइड वाले जो अपने एल्वेओल रहता है, एल्वेओलर जैसे हम जब बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है, वो जल्दी कोलैप्स होते हैं। तो अगर हम उल्टा लेटते हैं तो क्या होता है, हार्ट नीचे है और लंग का जहाँ पे ज्यादा वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ है। इवन ये जो ब्लू एरोज इधर दिख रहे हैं, 3 एरोज, वो दैट सजेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से हार्ट का प्रेशर लंग पे आ रहा है, तो यहाँ पे हार्ट का प्रेशर लंग पे नहीं आ रहा है, ओके। लीवर का प्रेशर जो लंग्स पे आ रहा था वो कम हो चुका है और नीचे की तरफ ज्यादा है, तो अपना लंग्स अभी ऊपर की तरफ ज्यादा है। फिर आप देख सकते हैं इधर जो कोलैप्स होने वाला पार्ट था वो ऊपर की तरफ है, और वो कोलैप्स नहीं हो रहा ज्यादा, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि जो हेवी है वो नीचे रहता है और जो लाइट है वो ऊपर रहता है। तो अपने
लंग्स में जो रहता है फ्लूइड, मतलब मेनली अभी इन्फेक्शन होने के बाद जो इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड हुआ होगा वो, और जो खून जो अपने लंग्स को सप्लाई करता है वो वाला, जिसको हम परफ्यूजन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। और वेंटिलेशन मतलब जहाँ जो एयर रहता है अ, आपके लंग्स में, तो एयर इज लाइट वेट, सो वो ऊपर रहेगा ज्यादा कंपेरेटिवली। और परफ्यूजन दैट इज जो फ्लूइड है दैट इज हेवी, तो वो नीचे रहेगा। तो नॉर्मली जब आपके इन्फेक्टेड लंग्स है और आप सीधा लेटते हैं, तो नीचे वाले पार्ट में जहाँ पे ज्यादा लंग है वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है और ऊपर वाले पार्ट में एयर रहता है। whereas आप उल्टा लेटते हैं तो नीचे वाले पार्ट में आपको अभी फ्लूइड ज्यादा है, और जहाँ पे ऊपर वाला ज्यादा लंग्स का पार्ट है वहां पे वेंटिलेशन बेटर है। तो और भी बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, जिसकी वजह से आप उल्टा लेटने पे, पेट पे लेटने के बाद आपका ऑक्सीजन जो सर्कुलेशन में होना चाहिए उसका क्वालिटी अच्छा रहता है और क्वांटिटी बढ़ जाता है। ओके, तो ये हम कितने बार कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो पिलोज का सपोर्ट लेके करना चाहिए। एक पिलो सर के नीचे रखो, दो पिलोज पेट के नीचे रखो, और एक पिलो जैसे इसमें दिखा है वापस पैर के नीचे रखो। वो पेट के नीचे की पिलोज दो की जगह आप एक, तीन कैसे भी कर सकते हैं आपके कंफर्ट से। सो ये रखना है ध्यान में कि आप जितना भी टाइम ऐसे लेटो, आपको कंफर्टेबल रहना चाहिए। आप 30 मिनट से लेके दिन में पूरा 16 घंटे तक भी आप ये पोजीशन में रह सकते हैं। बट केयर करना है कि जो प्रेशर पॉइंट्स है, ओके, जिन पे प्रेशर आ रहा है ये पोजीशन में, जैसे कि आपके घुटने पे आ रहा है, जैसे कि आपके चेस्ट पे आ रहा है, आपका सर एक साइड पे है, तो ये जो ईयर है वहां पे आ रहा है, तो वो कोई भी पॉइंट पे, प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर की वजह से स्किन को कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, रेडनेस आ रहा है, या फिर वहां की स्किन पील होना शुरू हो रहा है, तो दैट्स अ साइन कि आप बहुत ज्यादा वो पोजीशन में रह रहे हैं, और स्किन जो बेड और हम बोलते हैं उसका वो साइन होता है। तो यू हैव टू मेंटेन दैट कि आपको कहीं पे भी ऐसे साइन ना आए। ओके, आप ये कंप्लीट प्रोन पोजीशन है, आप थोड़ा सा पिलो एक साइड पे करके थोड़ा सा ऑब्लिकली लेट सकते हैं, वापस दूसरे साइड पे करके ऑब्लिकली लेट सकते हैं। बट खाना खाने के तुरंत बाद ये पोजीशन में नहीं जाना है। खाना खाने के बाद 1 से 1.5 घंटा सीधा ही लेटना है कंपल्सरी। ओके, प्रेग्नेंट वुमेन जिनको डीवीटी की तकलीफ है, जिनको कोई सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है, उन्होंने ये पोजीशन नहीं मेंटेन किया। जिनको स्पाइनल फ्रैक्चर है, ओके, स्पाइन का या हिप का कोई फ्रैक्चर है जो ट्रीट नहीं किया है, ओके, या फिर रिसेंट फ्रैक्चर हुआ है, उन्होंने ये पोजीशन अवॉइड करनी है कंपल्सरी। ओके, अगर आपके डॉक्टर या थेरेपिस्ट बोलते हैं तो ही आप ये पोजीशन में जाइए, नहीं तो आप पोजीशन में नहीं जाइए घर पे। कोई ऐसे प्रैक्टिस मत कीजिए। तो दिस इज अबाउट prone on prone ventilation. To mention, there are few साइड इफेक्ट्स और आफ्टर कोरोना इफेक्ट्स व्हाट वी कैन से कि कोरोना से निगेटिव होने के बाद आप घर जाने के बाद कुछ तकलीफें रहती है, जो बहुत सारे मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट की वजह से भी है, जो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स की वजह से है, जो आपकी जो हम ये बोलते हैं आपकी इम्यूनिटी बोलते हैं उसके वजह से है। तो बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे कि निमोनिया, ब्लड क्लॉट्स, हार्ट अटैक, स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस, आर्थराइटिस, पीसीओडी, सेकेंडरी इन्फेक्शन, डिप्रेशन, फॉरगेटफुलनेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्किन रैश और म्यूकोरमाइकोसिस व्हिच इज वेरी कॉमन राइट नाउ। ये छोड़ के भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और ऐसे नहीं कि आपको एक बार कोरोना होके गया मतलब कोरोना वापस नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का स्ट्रेन चेंज हो रहा है। तो अगर नया स्ट्रेन आपको इन्फेक्ट कर रहा है तो आपको वापस कोरोना होने का, कोविड-19 होने का चांस है। सो टेकिंग प्रिकॉशंस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ओके, सो एक बार हो के गया तो अभी मुझे कुछ नहीं होगा, या मैंने वैक्सीन लिया है मतलब मुझे कुछ नहीं होगा। दिस इज ऑल myth. Okay, so please don't believe in all those myths. If you have taken vaccine, if you have got COVID once also, there is chance that you can get it again. So take precautions, take safety, wear a mask, सैनिटाइजेशन बार बार कीजिए, और हाथ धोइए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, बिकॉज रिसेंट स्टडी सेज कि 6 feet डिस्टेंस इज आल्सो not sufficient with this second strain. So maintain safe distance and take care.
don't go out much. Okay, this is all about physiotherapy part of rehabilitation in COVID-19.